साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। देखिए, जो यह क्लास है यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो विभिन्न शासक थे, समय समय पर उनकी जो टैक्सेशन की दर होती थी, टैक्स लेने की जो परसेंटेज होता था, वह क्या थी, और शरीयत के अनुसार जो नियम था टैक्स वह कितना हो सकता था, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। दूसरी बात तो इसमें आपको बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने किन टैक्सों को हटाया था और किस टैक्स को लगाया था, उसकी भी चर्चा इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। साथ ही साथ यह बताने का प्रयास करेंगे कि एक कर निर्धारण की जो पद्धति होती थी वह कैसी थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है करों की दर एवं उनके प्रकार। ठीक है, जो कर हैं उसकी दर क्या है और उसके जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, उसकी चर्चा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि शरीयत के अनुसार, अर्थात जो इस्लामिक कानून होते थे वही शरीयत है। इस्लामिक कानूनों के अनुसार भू राजस्व की दर अधिकतम 50% हो सकती थी। अर्थात जो मुस्लिम कानून ये कहता है कि जो भू राजस्व की दर है उससे कोई भी शासक 50% तक अधिकतम बढ़ा सकता है। ठीक है, और यही इस्लामिक है, यही इस्लाम धर्म के नियम के अनुसार है कि कोई भी शासक भू राजस्व की दर अधिकतम 50% ले सकती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कर की दर लगाई थी वह 50% तक लगा दी थी। अर्थात जो इस्लामिक कानून कहता है कि भू राजस्व की दर अधिकतम 50% हो सकती है, उसी 50% को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने लगा करके किसानों से या फिर और जो लोग हैं उनसे वह कर की दर वसूल किया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, भाई सुल्तान नहीं था लेकिन शासक के तौर पर अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन सब करों को हटा दिया था जो इस्लामिक कानून या शरा के विरुद्ध थे। ठीक है, शुरुआत यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक करता है कि जो भी टैक्स पहले से लगाए गए थे जो इस्लामिक कानून के अनुरूप नहीं थे, उन तमाम प्रकार के टैक्सों को कुतुबुद्दीन ऐबक हटा देता है। ठीक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर तुगलक वंश का शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। उसने भी कुतुबुद्दीन ऐबक के कदमों पर चलते हुए उसने भी जो इस्लामिक कानून के अलावा लगे थे टैक्स, उन सबको वह भी हटा देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने इस नीति को लागू किया और 24 करों को हटा दिया। जो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक टैक्स को हटाता है इसका कोई विवरण नहीं है, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक ने गैर शरीयत कानून जो टैक्स लगे थे उन टैक्सों को जो हटाया था उसकी संख्या 24 थी। बहुत बड़ा प्रश्न बना है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कुल कितने टैक्सों को हटाया था? तो 24 प्रकार के टैक्सों को हटा दिया था। अब देखिए, इतिहासकार बरनी आता है वो कहता है कि बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा कि खराज वसूल करने से मध्य मार्ग का अनुसरण करना, न तो इतना अधिक भू राजस्व वसूलना कि
प्रजा दरिद्र हो जाए और ना ही इतना कम लेना कि धन की अधिकता से विरोधी हो जाए। बर्नी यह बताने का प्रयास करता है कि जब बलबन का शासनकाल था, बलबन अपने पुत्र भूरा खां को बुलाता है, कहा कि बेटा जब तुम शासक बनना, जो खराज होती है, जो टैक्स थी, इसको जब आप वसूलने के लिए जाओ तो वसूलने के लिए जो मध्यम मार्ग होता है, अर्थात न बहुत कठोरता के साथ आप जनता के सामने सलूक करिए, न बहुत नरम हो जाइए, अर्थात मध्यम मार्ग आप अपनाइए और इतनी कठोरता के साथ प्रजा से इतना टैक्स न वसूल लीजिए कि प्रजा पूरी तरीके से दरिद्र हो जाए, गरीब हो जाए, भीख मांगने पर उतारू हो जाए, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। आप इस तरीके से टैक्स की वसूली नहीं करेंगे और न ही इतना कम लेना कि धन की अधिकता से वह विरोधी हो जाए। और फिर बताता है कि आप उनसे इतना कम भी ना ले लेना कि धीरे धीरे उनके पास से पैसे की अधिकता हो जाए। अगर पैसे की अधिकता उनके पास हो जाएगी, जब वो अमीर हो जाएंगे, तो जब उनके पास पैसे अब धीरे धीरे पावर हो जाएगा, तो फिर वो सत्ता के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। इसीलिए बलबन समझाने का प्रयास करता है बुगरा खां को कि आप जब भू राजस्व वसूलने के लिए जाइए तो आप मध्यम मार्ग का प्रयोग करिए, न बहुत कठोरता का प्रयोग करिए, न बहुत विनम्रता का प्रयोग करिए। इसके तहत न बहुत ज़्यादा आप वसूल लीजिए कि उसके पास खाने के लिए कुछ न बचे, न इतना कम वसूलिए कि उसके पास अधिक पैसा हो जाए, बाद में आप ही का वह विरोधी हो जाए। इसीलिए आप टैक्स वसूलने के लिए मध्यम मार्ग का प्रयोग करिए। अब आगे देखिए, लगभग यही स्थिति, यही विचार सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की भी थी। ठीक, जो विचार बलबन के प्रतीत होते हैं, वही लगभग विचार गियासुद्दीन तुगलक के भी लगते हैं। आगे दूसरे गियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने खराज वसूलने हेतु अपने अधिकारियों को मध्यम मार्ग अपनाने का निर्देश दिया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसे अभी हमने बताया कि बलबन ने कहा था। ठीक, अब यहाँ पे लिखा कि गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान है, तो यहाँ पे पहला शब्द क्यों आ गया, जबकि हमने आपको बलबन के विषय में बताया। तो यहाँ पे आपको समझिए कि बलबन अपने केवल जो उसका खुद का बेटा है उससे कहता है यह बात। ठीक, आप जब वसूलने के लिए जाए आप मध्यम मार्ग का प्रयोग करिए, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जो है वह अधिकारियों को बुलाता है, जो टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी हैं, जो भू राजस्व को इकट्ठा करते हैं, उन अधिकारियों को बुलाता है और उनको समझाता है कि अधिकारी आप लोग सुनिए, जब आप भू राजस्व वसूलने के लिए जाइए तब आप जनता के साथ, प्रजा के साथ मध्यम मार्ग का सहारा लीजिए। उनसे खराज इतना ज़्यादा ना वसूल लीजिए कि वो गरीब और दरिद्र हो जाए, न कि और न ही इतना कम वसूलिए उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाए, बाद में अमीर होने के बाद हमारे ही विरुद्ध वह खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, फिर गियासुद्दीन तुगलक भू राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के पक्ष में था। अब यहाँ पे यह बताने का प्रयास कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वह भू राजस्व की दर एक बढ़ाने के पक्ष में नहीं था। जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका विचार था कि टैक्स को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। जैसे कभी अगर एक यहाँ पे दिया है, जैसे अगर 1/10 है टैक्स, तो उसे धीरे धीरे बढ़ा करके, या फिर 1/11 है तो उससे अभी कुछ है
एक साल बाद कुछ और लगा दीजिए, कुछ बढ़ा दीजिए, फिर कुछ और बढ़ा दीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि के पक्ष में था गियासुद्दीन तुगलक। ऐसा नहीं कि 1/10 से उठा के 1/2 कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से गियासुद्दीन तुगलक अपने अधिकारी को समझाता है। आगे लिखा है कि इब्राहिम लोदी, जब इसका शासनकाल, लोदी वंश के शासक आते हैं, तो इब्राहिम लोदी ने शासन के शुरुआती वर्षों में भू राजस्व नगद या अनाज दोनों रूपों में लिया था। अब यहाँ पे देखिए, जो इब्राहिम लोदी है, जब यह शासन सत्ता में आता है तो लोगों से कहा कि आप, अगर आपके पास नगद है, आप नगद के रूप में टैक्स दे सकते हैं। अगर आपके पास अनाज है, खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, आप उसके रूप में भी हमें भू राजस्व दे सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ समय के पश्चात इब्राहिम लोदी ने केवल अनाज के रूप में 1/4 भू राजस्व वसूला था, अर्थात 25% लगभग, वो भी अनाज के रूप में। ठीक है, केवल अनाज के रूप में इब्राहिम लोदी ने 1/4 भू राजस्व वसूलने का काम किया था। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है, वह शब्द है उस्र। ठीक है, यह शब्द है उस्र। अब इसमें लिखा है कि यह तुर्की मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक, तो जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो खराजी भूमि होती थी, ठीक, जो खराजी भूमि होती थी वह हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक है, जो खराज होता था वह हिंदुओं से लिया जाता था। यहाँ पे शब्द दिया है उस्र, यह तुर्की मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। फिर एक बार समझिए, जो तुर्की मुसलमान होते थे उनसे उस्र नाम का टैक्स या भूमि कर लिया जाता था। आगे दिया है कि जिस भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों से खेती होती थी, सिंचाई होती थी, वहां से 10% कर लिया जाता था। अब आप यहाँ समझिए कि जो राजा था वह नियम बनाया कि जिस भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों से खेती होती, अर्थात केवल बरसात के माध्यम से खेती हो रही है, समय समय बरसात हो जा रहा है, धान की पैदावार अच्छी हो गई, तो वहां पे, अर्थात जब प्राकृतिक संसाधनों से सिंचाई हो, तब वहां पे टैक्स की दर केवल 10% होगी। ठीक, चूंकि यह उपज का दशांक या 10% होगा। ठीक, इसीलिए उसे उस्र कहा गया। लेकिन जिस भूमि पर कृत्रिम साधनों जैसे कुओं आदि से सिंचाई हो, वहां पर उपज की दर 1/20 वसूला जाता था। अर्थात जब केवल बरसात के माध्यम से खेती होती, सिंचाई होगी, तो वहां पर टैक्स की दर केवल 10% होगा। यदि बरसात अच्छी नहीं हुई और खेती की सिंचाई के लिए आप कुओं को सहारा लिए, जो कुएं खोदे जाते थे, नहरों का आपने प्रयोग किया, या फिर जो तालाब थे, इन तमाम संसाधनों से आप जल निकाल करके सिंचाई करेंगे, या फिर ये जो तमाम प्रकार की व्यवस्था थी, यह सरकार के द्वारा की जाती थी। जब सरकार के साधनों का प्रयोग करके आप सिंचाई का काम करेंगे, तब राजा वहां पे आपसे उपज का 1/20 भाग वसूलने का काम करेगा। ठीक है, फिर एक बात समझिए, जो प्राकृतिक रूप से सिंचाई की गई खेती है, वहां से भू राजस्व की दर या टैक्स की दर 10% होती थी। वहीं जब कृत्रिम रूप से सिंचाई की गई खेती होती थी, वहां पे टैक्स की दर 1/20 भाग होती थी। यहाँ पे एक शब्द आया है खिदमती।
क्या है, खिदमती। यह क्या है कि पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। अब ये क्या है, कहते हैं खिदमत। खिदमती क्या है, इसे कहा जाता है कि खिदमत, आप हमारा कितना खिदमत किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राजा, जो भारतीय राजा होते थे, जब वो हार जाते थे तो अपने राजा के सम्मान में, उनके स्वागत में जो टैक्स देते थे उसे कहा जाता था खिदमत। अब जैसे अगर बात करें कि जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है, उस क्षेत्र को जीत लेता है, तो वहां का जो शासक था, जो रायचूर का क्षेत्र है, यहाँ से जो टैक्स प्राप्त होता था उसे, वह अलाउद्दीन खिलजी को खिदमत के रूप में, खिदमत के रूप में वहां से दिल्ली को या अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स प्रदान करता था। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ पे बात करेंगे फिरोज तुगलक के द्वारा हटाए गए कुछ कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कि फिरोज तुगलक के द्वारा हटाए गए जो कर है उसकी चर्चा हम करते हैं। ये बहुत बार प्रश्न बना है, इसीलिए आपको समझना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पहला है अबवाब। पहला शब्द आया है अबवाब। ये अबवाब क्या है, अतिरिक्त कर या उपकर। ठीक है, अबवाब क्या है, अबवाब को अतिरिक्त कर कहा जाता है या इससे उपकर कहा गया। अब यह क्या है, अब जैसे आपकी किताब के ऊपर 18% की जीएसटी लगी है, अब 18% के बाद अगर इस पे और कोई टैक्स लगा दिया जाए, ठीक, वही अतिरिक्त कर इस पे हो गया। वही बात थी कि जैसे 1/20 या फिर मान लीजिए 25% का कर लगा है किसानों के ऊपर, भू राजस्व की दर। अगर मान लीजिए राजा कहीं आक्रमण करने के लिए जाता है या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घट गई, उसमें और पैसे की जरूरत आ गई, तो 25% जो निर्धारित कर है, जब उसके ऊपर 5% और टैक्स लगा दिया जाएगा, जो अतिरिक्त ये 5% टैक्स है, इसी 5% अतिरिक्त टैक्स को अबवाब टैक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो टैक्स हैं ये फिरोज शाह तुगलक के पहले लगाए गए थे। अब जो दूसरी यहाँ पे देखिए, अब आपको जितने हैं आपको बहुत ध्यान समझना है, बहुत बार प्रश्न बना है कि मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको हमने बताया यह अतिरिक्त या उपकर था। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा है, ये बहुत बार ये भी बना है प्रश्न कि जिजिया ए तंबोल, जिजिया ए तंबोल। अगर मान लीजिए प्रश्न बन जाए, बना बहुत बार है कि जिजिया ए तंबोल टैक्स क्या है, तो यहाँ आपको समझना है पान के पत्तों की बिक्री पर लगाया गया टैक्स। ठीक है, पान के पत्तों की बिक्री पर लगाया गया टैक्स। जो पान की खेती होती थी, लोग पान की पत्तों का उत्पादन करते थे, उस पर भी सरकार के द्वारा या शासक के द्वारा टैक्स लगा दिया गया था। और जो इस पर टैक्स लगाया गया था उसे कहा गया जिजिया ये तंबोल। आपको एक शब्द पकड़ना है, तंबोल। तंबोल का मतलब होता है पान का पत्ता। ठीक है, ये पान का पत्ता जो तंबोल है, इसी से आपको इस बात को समझना है, तंबोल का मतलब होता है पान का पत्ता। पान के पत्ते पर जब कोई टैक्स लग जाता है, जो बिक्री कर होती है, ठीक है, जब पान का पत्ता पैदा होगी, जब उसको बेचने के लिए जाएंगे, उस पर जो टैक्स लगेगा वही था जिजिया ये तंबोल। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण और शब्द आ रहा है, नद्दाफी।
नद्दाफी। ठीक है। और नद्दाफी क्या है, बहुत बार प्रश्न, नद्दाफ क्या है, नद्दाफी क्या है। ठीक है, तो जो नद्दाफी शब्द यहाँ पे दिया है, यह है रुई की धुनने पर कर। ठीक, नद्दाफी क्या है, रुई धुनने पर जो कर लगाया जाता था उसे नद्दाफी टैक्स कहा जाता था। अब देखिए एक शब्द और आया है, जजारी एवं कस्साबी। जजारी एवं कस्साबी। ठीक, अब कस्साबी शब्द को आप पकड़िए, तो कस्साबी अर्थात कसाईयों पर लगने वाला टैक्स। ठीक है, जो कसाई होते थे, जब जानवरों को काटते थे तो उन पर जो टैक्स लगा था उसे कहा गया जजारी। ठीक, जजारी एवं इसे कस्साबी भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टैक्स आया है साबुन गरी। केवल आप शब्द को पकड़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यह टैक्स किस पर लगा, लगभग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब जो साबुन गरी है यह साबुन पर लगने वाला टैक्स था। साबुन पर लगने वाले टैक्स को साबुन गरी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो अगला टैक्स है इहतिसाबी। इहतिसाबी, इहतिसाबी जो टैक्स है यह है मुहतसिबों पर लगाया जाने वाला टैक्स। जो मुहतसिब होते थे उन पर यह टैक्स लगाया जाता था। ठीक, अब देखिए अगला जो टैक्स है गुल फरोशी। गुल फरोशी अर्थात फूलों की बिक्री पर लगने वाला टैक्स। अब आपको यहाँ पे समझना है, एक शब्द आप पकड़िए कि गुल, जैसे एक गुलमोहर होता है। ठीक, गुलमोहर यह पेड़ है, तो गुलमोहर का जो पेड़ है उस पर बहुत अच्छे तरीके से फूल लगते हैं। ठीक है, तो आप इसी को समझिए गुल फरोशी। गुल फरोशी जो टैक्स है फूलों की बिक्री पर लगने वाला टैक्स है। ठीक है, आप केवल शब्द को पकड़िए गुल। गुलमोहर अर्थात जो गुलमोहर का फूल होता है, आप उस शब्द को पकड़ लीजिए कि जो गुल फरोशी है वह टैक्स है फूलों की बिक्री पर लगने वाला टैक्स। ठीक, अब देखिए अगला जो टैक्स था अमीर ए तरब। अमीर ए तरब, अब यहाँ पे देखिए जो अमीर ए तरब है यह क्या है, मनोरंजन कर। भाई जो अमीर लोग होते थे ये तरह तरह से करतब दिखाते थे, मनोरंजन करते थे। इनको जब तरब लगती थी तो वही यहाँ पे लिखा है अमीर ए तरब अर्थात मनोरंजन कर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगला जो टैक्स था रोग नगरी। रोग नगरी ये टैक्स है तेल बनाने पर कर। ठीक, अब रोग नगरी, फिर अगर थोड़ा इसे हम मजाकिया भाषा में समझाने का प्रयास करें कि अगर आप तेल ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तला भुना चीज अगर ज्यादा खाएंगे, तेल वाली चीज ज्यादा खाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे समझिए रोग, जब तेल वाली चीज खाएंगे आप रोगी होंगे। अगर पूरा नगर तेल वाली चीज खाएगा, तेल से बनी हुई वस्तुएं खाएंगे, खाद्यान्न जो बना है, तो पूरा का पूरा नगर रोग का शिकार हो जाएगा। फिर आपको यह समझना है कि तेल बनाने पर जो कर लगता है उसे रोग नगरी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए एक अलग शब्द आया है खिजराबत। खिजराबत, अब यह है कि सब्जी एवं फलों पर लगने वाला टैक्स। खिजराबत,
ठीक, अर्थात जो सब्जी है एवं फल थे उस पर जो टैक्स लगता था उसे कहा जाता था खिजरा बत। बस कुछ शब्द ऐसे हैं जिस पर आपको ज्यादा गौर करना है, ठीक है। बाकी आपको सब में शब्द पकड़ना है, शब्द पकड़ करके थोड़ा समझ करके आप टैक्स का अनुमान लगा सकते हैं कि यह इसी प्रकार का टैक्स हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला शब्द आया है कीमार खाना। ठीक, कीमार खाना अर्थात जुआ घरों पर टैक्स। ठीक, कीमार। अब यहाँ पे केवल शब्द थोड़ा पढ़िए बस। कीमार जैसे गांव में कहा जाता है किवाड़। ठीक, जब कोई काम किवाड़ बंद करके किया जाता है, ठीक, जब कोई गलत काम किया जाएगा तो आदमी पर्दे के पीछे होकर करेगा या किवाड़ बंद करके करेगा। जो जुआ घर होते थे, अगर कोई व्यक्ति जुआरी जो होगा जो जुआ खेलेगा ये बीच चौराहे पे खेलेगा नहीं। अगर बीच चौराहे पे जुआ खेलेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो यहाँ पे जब वो जुआ खेलने का काम करेगा तो वह किवाड़ के पीछे करेगा। ठीक, यहाँ पे यह है कि वहां पे जो जुआ घर होते थे जिसे सरकार मान्यता देती थी कि आप वहां जाकर के जुआ खेल सकते हैं, ठीक, वो जो अनुमति लेकर के जुआ घर खोले हैं उसे कहा जाता था कीमार खाना। कीमार खाना क्या है? जुआ घरों पर लगने वाला टैक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि फिरोज ने विवाह कर को कहा जाता निकाही, तथा जो निकाह होता था, निकाह अर्थात विवाह, जो निकाही है उसे विवाह टैक्स कहा गया। यहाँ पे आपको शब्द को पकड़ना है बस, ठीक है। जब आप शब्द पकड़ लेंगे तो यहाँ से सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जो विवाह होता है उसे कहा जाता है निकाह, और जब विवाह पर टैक्स लगने लगा तो वही हो गया निकाही। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दरोगी, एक इतिहासकार है, दूसरे इतिहासकार है अफीफ। ये दोनों बताते हैं कि दान गाना, मुस्तगिल एवं दौरी कर भी खत्म कर दिया गया। अर्थात जितने टैक्स हमने यहाँ पे बताए, ठीक, इन सभी टैक्सों को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। अर्थात उसने कहा कि ये सब गैर इस्लामी है, शरा या शरीयत के अनुकूल नहीं है, इसका कोई इसमें उल्लेख नहीं है, इसीलिए हम इन सारे टैक्सों को आज से खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि फिरोज तुगलक ने किसानों से अबवाबों की वसूली का निषेध कर दिया। ये जो अबवाब होते थे, ठीक, यह किसानों से वसूल किया जाने वाला अतिरिक्त कर होता था। ठीक, आप यही समझना है कि यह भी प्रश्न बनता है, अबवाब भी दे देता है और इसके विषय में पूछ लिया जाता है कि अबवाब जो कर है यह किससे वसूल किया जाता था। ठीक, जो अबवाब है टैक्स है, जो अतिरिक्त कर है या उपकर है, यह किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स होता था। ठीक है, अब इन तमाम प्रकार के जो टैक्स हैं, इन सारे टैक्सों को फिरोज शाह तुगलक अपने राज्य से हटा देता है। ठीक है, अब अगली क्लास आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि खुम्स या माल ए गनीमत, एक शब्द आया है खुम्स। ठीक, खुम्स या माल ए गनीमत। अब यह क्या है? शरीयत कहता है कि लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5
5 अर्थात 20% भाग सुल्तान का होता था और 4/5 अर्थात 80% भाग सैनिकों का उस पर अधिकार होता था। अब यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि खुम्सकर क्या है। खुम्सकर क्या है? जो खुम्सकर होता था यह लूटा हुआ धन होता था। लूटा हुआ जो धन होता था वही होता था खुम्सकर। अब लूटा हुआ धन क्या है? ऐसा है नहीं है कि उसके साम्राज्य में जाकर के कोई लूट लिया उस पर, वह लूटा हुआ धन नहीं। जैसे अगर शासक या राजा किसी दूसरे साम्राज्य पर हमला करता है, उसको अपने कब्जे में ले लिया और नहीं भी ले लिया तो वहां पे जाकर के जो लूटपाट होता था, जो हीरा जवाहरात होता था, सोना चांदी होता था, या फिर जो वहां पे सिक्के होते थे तमाम प्रकार के, इसको जब उसके सैनिक लूट लेते थे, ठीक, वही लूटा हुआ धन होता था। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कहीं पे खुदाई हो रही है, खुदाई के दौरान अगर किसी को खजाना मिल गया, उस टैक्स को भी खुम्स कहा गया। ठीक, तो इस टैक्स मतलब इन दोनों पर जो खुम्स है अर्थात जो लूटा हुआ धन है, जो भूमि और खानों पर जो खजाना मिला है, इस पर जो टैक्स लगता था यह इसमें था कि अगर लूटा हुआ धन मिला है तो 20% धन सुल्तान ले लेगा और 80% धन सैनिक अपने में बांट लेते थे। ठीक, जो खुम्स कर है या माल ए गनीमा है, जो धन प्राप्त होता था, इस पर इसका जो 20% भाग है वह सरकार ले लेता, राजा ले लेता था और 80% जो सैनिक लूटे होते थे उनको प्रदान कर दिया जाता था। यही होता था खुम्स कर। अब देखिए यहाँ पे इसका उल्टा हो गया कब? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि बेटा अब यह तमाशा आप लोगों का चलने वाला नहीं है। अगर कहीं से आप लूटे हुए धन को लेके आते हैं, अब हम आपसे 80% धन ले लेंगे, आपको केवल 20% धन देंगे। अगर 100 रुपये आपने लूट के कहीं से लाया है किसी दूसरे साम्राज्य से, तो 80 रुपये हमारे पास जमा कर दीजिए और 20% आप ले लीजिए और सब में बांट दीजिए। अब यही बात आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक कहता है, उसने भी खुम्स कर में अपना हिस्सा 80% लगा दिया और 20% हिस्सा सैनिकों में बंटवा दिया। ठीक, यहाँ पे आपको समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दो शासक ऐसे थे जो खुम्सकर का 80% टैक्स खुद ले लेते थे जो धन प्राप्त होता था और 20% सैनिकों में बंटवा देते थे। ठीक, अब देखिए फिरोज तुगलक जब शासनकाल आता है, फिरोज तुगलक ने सैनिकों को खुम्स कर में वही भाग देने का अधिकार दिया जिसे शरीयत मान्यता देता था। जब फिरोज शाह तुगलक आता है, वह शरीयत के अनुसार काम करने वाला शासक था, तो उसने कहा कि अब हम जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने जो खुम्स कर का 80% भाग अपने पास रखने का आदेश दिया था, अब यह सिस्टम नहीं चलेगा। जो शरीयत कह रहा है अब उसी टैक्स को हम आपसे लेंगे। ठीक है, शरीयत क्या कहता था? शरीयत यही कहता था कि जो 20% धन है वह राजा लेगा, जो 80% धन है वह सैनिक अपने में बांट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिकंदर लोदी जब आते हैं वह गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लेते हैं। अर्थात जब सिकंदर लोदी आता है वह लूटा हुआ जो धन है, खुम्स है, उस पर तो उसका हिस्सा तो ले लेता है,
लेकिन कहता है कि अगर कहीं पे खुदाई के दौरान धन गड़ा हुआ मिल जाता है तो कहा कि वह उसकी नसीब थी, उसे मिल गया है, तो उस पर हम किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं जमाएंगे। अर्थात जो गड़ा हुआ खजाना जिसको मिला है वह वही ले लेगा। अब आगे देखिए, आयात पर भी कर लगता था। जो वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती थी उस पर भी टैक्स देना होता था लोगों को। ठीक, अब यहाँ पे जिसकी दर व्यापारिक वस्तुओं के लिए 2.5% होती थी और घोड़ों के लिए 5% थी। समझिए, यहाँ पे आयात पर जो टैक्स लगता था, जिसकी दर व्यापारिक वस्तुओं पर, जो व्यापारिक वस्तुएं होती थी उस पर 2.5% का टैक्स लगता था, और जो घोड़े विदेश से मंगाए जाते थे उस पर सरकारी राजा ने 5% का टैक्स लगाया था। ठीक, अब देखिए, ये जितने टैक्स हैं इन टैक्सों को केवल मुस्लिम या तुर्की जो लोग थे उन पर अप्लाई होता था, उनके लिए यह नियम कानून था। ठीक, कि अगर कोई तुर्की मुसलमान है या मुसलमान है, अगर ये कोई व्यापारी वस्तु लाते हैं इनसे केवल 2.5% का टैक्स लगेगा। और वो अगर कोई तुर्की है, अब घोड़े का व्यापारी है, तो उनसे केवल 5% का टैक्स लिया जाएगा। लेकिन जब यही काम वस्तुओं का चाहे व्यापारी हो या घोड़ों का व्यापारी हो, अगर वह गैर मुसलमान है अर्थात हिंदू है, तो उसे यह टैक्स दोगुना देना पड़ेगा। अर्थात जो हिंदू लोग थे अगर वह व्यापार का काम करेंगे, व्यापारी वस्तु मंगाएंगे, तो उन्हें 2.5% के अलावा 2.5% और टैक्स देना होगा, अर्थात उसे 5% टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे अगर कोई हिंदू घोड़े का व्यापारी है, उसे 5% के अलावा 10% टैक्स देना होगा। अर्थात जो मुसलमान थे या तुर्की मुसलमान थे उनके ऊपर जितना टैक्स लगता था उससे दुगुना टैक्स हिंदू व्यापारी देते थे। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बनता है उसने आयात निर्यात कर को समाप्ति कर दिया। कहा भैया अब आप सामान को लेके आइए, सामान को लेके जाइए, अब हम इस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक ने आय के आधार पर जजिया देने वाले को 3 श्रेणियों में बांट दिया। अब आपको समझिए, फिरोज शाह तुगलक शरीयत के अनुसार या शरअ के अनुसार टैक्स लगाने वाला शासक था। 24 प्रकार के टैक्स को हटा भी दिया था। फिरोज शाह तुगलक कहता है कि जो जजिया कर हम लेते थे लोगों से, अब इसकी हम 3 श्रेणियां बनाने जा रहे हैं, वह भी आय के आधार पर। फिर एक बार फिर समझिए, फिरोज शाह तुगलक कहता है कि जिन लोगों से हम जजिया कर ले रहे हैं सबके लिए एक टैक्स नहीं होगा, अब उनको हम आय के आधार पर 3 भागों में बांट देंगे। भाई जिसकी जितनी आय होगी उसी तरीके से वह जजिया कर देगा। अब जो फिरोज शाह तुगलक ने आय के आधार पर जो 3 श्रेणियों का विभाजन किया, उनमें क्रमशः 12, 24 और 48 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। अब यहाँ पे समझिए, जो गरीब लोग होते थे जिनकी आय कम थी,
उन्हें 12 दिरहम प्रतिवर्ष टैक्स देना होता था। जो कुछ ज़्यादा अमीर थे उनको प्रतिवर्ष 24 दिरहम प्रतिवर्ष देना होता था टैक्स, और जो अमीर हिंदू थे उन्हें प्रतिवर्ष 48 दिरहम टैक्स देना होता था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के विषय में यह बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम चराई कर एवं घरी अर्थात गृह कर लगाया था। ठीक, जिससे फिरोज शाह तुगलक समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक था तो हमने जो इसको अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा रहे थे तो इसके विषय में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि चराई कर क्या है, घरी कर क्या है। ठीक है, अर्थात जो पशुओं के चराने पर जो टैक्स लगता था चराई कर कहा गया। जो गृह कर होता था, हाउस टैक्सेज होते थे, उसे घरी कर कहा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन सबसे पहले इन दोनों टैक्सों को लगाया। तो बहुत बार प्रश्न बना है कि चराई कर और घरी कर लगाने वाला शासक कौन था सबसे पहले, तो अलाउद्दीन खिलजी था। इन दोनों टैक्सों को फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है तो इसे हटा देता है, कहता है कि ये शरीयत के अनुसार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इन सभी टैक्सों को फिरोज शाह तुगलक हटाता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के कुछ टैक्स ऐसे लगाता है जो इसके पहले कभी नहीं लगा था। जैसे सिंचाई कर या हक शर्म, जो सिंचाई कर होता था उसे हक शर्म भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, सिंचाई कर लेने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे कई बार प्रश्न बना है कि सिंचाई कर वसूलने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, या फिर अगर बात करेंगे सिंचाई कर लेने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे कर निर्धारण, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो टैक्स होते थे उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता था। कोई तरीका था जिसके आधार पर तमाम प्रकार के जो शासक थे समय समय पर टैक्स का निर्धारण करते थे। तो यहाँ पे देखिए जो टैक्स का निर्धारण है उसकी जो पद्धति है, नियम है, तो यहाँ पे शब्द है बटाई, शब्द है बटाई, यह शब्द है गल्ला बक्सी, यह फिर कहा गया भा ओली। ये तीन शब्द आपको समझना है। तो ठीक, यहाँ पे दो शब्द आप अक्सर सुने होंगे, लेकिन जो तीसरा शब्द भावोली आप इसे नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पे आपको बटाई पद्धति, जिसे गल्ला बख्शी भी कहा जाता है, जिसे भावोली भी कहा जाता है, इस आधार पर भी लोगों से, इस पद्धति के आधार पर लोगों से टैक्स तो ऊपर तक किया गया कि 20% लिया गया, 80% लिया गया, 2.5% लिया गया, 5% लिया गया, लेकिन अब किस आधार पर लिया गया। तो यहाँ पे जो बटाई पद्धति है, गल्ला बख्शी पद्धति है, भावोली पद्धति है, इसी आधार पर लोगों से टैक्स विभिन्न शासकों ने वसूला था। अब आपको समझाते हैं कि जो बटाई पद्धति है, गल्ला पद्धति, यह क्या है। अब देखिए जो बटाई पद्धति है यह सबसे पुरानी भू राजस्व आकलन पद्धति। समझना आपको, जो बटाई पद्धति गल्ला पद्धति है, गल्ला बख्शी है, यह भू राजस्व की आकलन की सबसे पुरानी पद्धति है, जो कि कुल पैदावार के आधार पर ली जाती थी। अर्थात बात करें कि जब जैसे अगर धान की खेती हो गई, धान पैदा हो गया तो पीट कर रख लिया गया, तो पैदावार कुल हुआ, तो उसमें से जो सरकार का टैक्स है उतना भाग निकाल दिया जाता था।
जो किसान का बचता था वो ले लेता था, अर्थात कुल पैदावार के ऊपर जो टैक्स लगता था उसे कहा गया बटाई। यह आकलन की सबसे पुरानी पद्धति थी। अब आगे लिखा कि मुक्ताई। मुक्ताई लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली होती थी। ठीक, जो मुक्ताई लगान निर्धारण पद्धति है यह मिश्रित पद्धति थी। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न बन जाए कि लगान निर्धारण की मिश्रित पद्धति क्या है या क्या थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, आपको बताना होगा जो मुक्ताई पद्धति है यह लगान निर्धारण की मिश्रित पद्धति या प्रणाली है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के काल में आकत्ता भू राजस्व प्रणाली की पुनः मूल आधार बन गई। जो अक्ता थी, जो एकता थी, जिसकी चर्चा हमने की थी, यह फिरोज शाह तुगलक के शासन काल आते आते भू राजस्व व्यवस्था की एक बार पुनः टैक्सेस वसूलने की जो पद्धति है वह आधार उसकी बनी कि इसी आधार पे भू राजस्व वसूली जाएगी। आगे देखिए, उसने बटाई प्रथा के अनुसार आरोपण किया था। फिरोज शाह तुगलक जो है वह बटाई प्रथा को लगाया और उसी के आधार पर भू राजस्व को इकट्ठा किया। गियासुद्दीन तुगलक ने नस्क या हुक्म ए हासिल और बटाई को पुनः शुरू किया। आपको समझना है कि जो गियासुद्दीन तुगलक है यह जो नस्क है जिसे हुक्म ए हासिल कहा गया और जो बटाई है जो भू राजस्व कर निर्धारण पद्धति है इसको दोबारा शुरू करता है। अब यहाँ पे देखिए, गियासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी की भू संबंधी नीति एवं मसाहत का त्याग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब गियासुद्दीन तुगलक आता है, कहा कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो भू राजस्व नीति है, जो मसाहत पद्धति उसने अपनाई थी, हम अब इसे अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए मसाहत क्या है, अब इसकी चर्चा करते हैं। मसाहत क्या था? मसाहत क्या है? पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। अर्थात जैसे पहले एक अनुमान के आधार पे आपके पास 10 बीघा खेत है। अब जो आपकी भूमि है या खेत है किस प्रकार का है, चाहे बंजर हो, चाहे उपजाऊ हो या बलुई, जो जिस भी प्रकार का हो, उसमें किस प्रकार का फसल पैदा हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं था। भैया हमें 20% टैक्स चाहिए तो चाहिए। लेकिन जब उसी भूमि का, ठीक, बलुई मिट्टी है, इसमें कौन सी फसल होगी, दोमट मिट्टी है, उसमें कौन सी फसल होगी, अब पूरा उसका पैमाइश कराया गया। पैमाइश के आधार पर समझ बूझ करके जब उस पे कोई टैक्स लगाया जाता था तो उसे मसाहत कहा गया। अर्थात पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त जो होता था उसे मसाहत कहा जाता था। अब देखिए, इसमें प्रति इकाई बिस्वा को बनाया गया, जैसे आज भी 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है। ठीक, उसी तरीके सल्तनत काल में भी जो बिस्वा होता था यह प्रति इकाई होता था। अर्थात प्रति इकाई बिस्वा को आधार बनाया गया कि भैया हमें इतना बिस्वा के आधार पर इतना हमें चाहिए। अगर एक बिस्वा में 5 किलो अनाज होता है तो उसमें से 1 किलो हमें चाहिए। ठीक, तो आगे देखिए लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने इस पद्धति को अपनाया था। ये जो प्रति इकाई बिस्वा को बेस बनाने वाले जो शासक थे, या मसाहत पद्धति या भूमि की पैमाइश करा करके भू राजस्व का
निर्धारण करने वाले, वसूलने वाले जो शासक थे, उनमें नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का और सिकंदर लोदी का। आपको समझना है कि मसाहत पद्धति के आधार पर भू राजस्व वसूलने वाले दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं, उनमें नाम है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी का। तो इस तरीके से हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भू राजस्व की पद्धति थी उसकी चर्चा की। कर की दर क्या थी, कर के प्रकार क्या थे। अब फिरोज शाह तुगलक ने जो शरीयत के अनुकूल टैक्स नहीं थे उनको हटाया था, उसकी हमने एक एक करके चर्चा की, आपको बताने का प्रयास किया कि टैक्स किस प्रकार से लगते थे और जो कर की निर्धारण पद्धति थी हमने उसकी चर्चा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।